ठीक है बेटा, तो हमने कहाँ तक देख लिया था कल? ये वाटर मीटर चल रहा था। ठीक। फिर वाटर सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम प्लम्बिंग, इसमें बेसिकली ये देख लेते हैं। अच्छा, ये सर्विस कनेक्शन वगैरह ये सब चीजें आ गई थी। ये डायग्राम मैंने कल कह दिया था आप लोगों को बनाने के लिए। ठीक, तो इस सर्विस कनेक्शन का डायग्राम हो गया। तो बेसिक एक आइडिया हमारे को लग गया था कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्विस कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ, सर्विस कनेक्शन में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, फेरूल होगा, स्टॉप कॉक होगा, गूजनेक होगा, ये चीजें होती हैं। फेरूल, चेक वॉल एंड गूजनेक। ठीक, चलो ये भी है, लेकिन स्टॉप कॉक भी जरूरी है, स्टॉप कॉक होनी चाहिए। वो इसने नहीं लिखा है। स्टॉप कॉक है, मीटर है, स्लूस वॉल्व है, लेकिन भाई पानी किस तरीके से एंटर करेगा, तो फेरूल तो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक, जो चेक वॉल्व हो गया, स्लूस वॉल्व हो गया, ठीक है, लेकिन मतलब स्लूस वॉल्व वगैरह ये तो जो बड़ी पाइपिंग है उसमें ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक, जैसे ये हमारा सरूल है, फिर गूज नेक है, फिर सर्विस पाइप है, फिर स्टॉप कॉक है, फिर वाटर मीटर है, तो इस तरीके से हम चीजों को ध्यान रखेंगे आपका। चलो, अब इन्होंने क्या दिखा रखा है, जॉइंटिंग। क्या क्या रखा है, द कंक्रीट पाइप लेंथ अंडर फ्लो ग्रेविटी कैन बी। देखो, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, जैसे जॉइंटिंग इसमें दिया हुआ है, जैसे ये सब जॉइंटिंग हम इसमें देख चुके हैं कि इसने क्या होता है, जो कंक्रीट पाइप है, तो कंक्रीट पाइप को ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा बैलन स्पाइकेट जॉइंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैलन स्पाइकेट जॉइंट क्या होता है, ये वाला जॉइंट जो है, ये जॉइंट हम पढ़ चुके हैं पहले ही आरसीसी पाइप में। तो ये कह रहा है कि, हाँ सुप्रिया, आ रही है आवाज तुम्हें? हेलो, गुड मॉर्निंग। For such gravity flow, this pipe has been developed in size of, जो ये जो पाइप है इसका साइज कितना रखा जाता है, 0.6 से 1.8 मीटर। स्पेशल पाइप लेइंग मशीन विद स्लिप फॉर्म इज यूज, इसके लिए कोई स्पेशल मशीन इस्तेमाल की जाती है। दिस नो जॉइंट पॉइंट दो नॉट reinforced is yet found to have good life for high pressure। ये कह रहा है हाई प्रेशर के लिए लॉक जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लॉक जॉइंट इन्होंने दिए हुए होंगे। ये आपका लॉक जॉइंट है। For heads above 30 meter or so, welded steel cylinder is often cast in pipe after tightness. The RCC pipes are joined by placing the protruding and bars of different length put against one another and welding them, and finally filling the gap with rich cement concrete so as to provide a water-tight joint। ये बता रहा है कि देखो, ये तो एक तो आपके स्पाइगेट जॉइंट हो गए, दूसरा ये क्या कह रहा है, नो जॉइंट पाइप, जो ये वाला जो जॉइंट है इसको ये कह रहा है नो जॉइंट पाइप कह रहा है। ये बेसिकली क्या दिखा रखी है, वॉल थिकनेस, मतलब ये पाइप की एक मोटाई दिखा रखी है किस तरह से ज्वाइन की जाती है। इसमें जैसे एक पाइप आपका ये आ रहा है, दूसरा पाइप आपका ये आ रहा है, उसको आप इस तरह से मतलब एक दूसरे से लगा देंगे। इधर स्टील बेल रिंग रहती है, यहाँ पर मोटार फिक्स कर दिया जाता है, और यहाँ पर स्टील स्पाइगट रिंग रहती है। बेसिकली ये इसलिए दिया जाता है, ज्यादा अच्छा जॉइंट होता है। और ये यार देखो, मेरे हिसाब से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि
फॉर हाई प्रेशर पाइप लॉक जॉइंट का यूज किया है, इसको लॉक जॉइंट बोलते हैं। इसमें दो तीन बातें हम याद रख लेंगे। हाई प्रेशर के लिए होता है हेड अबव 30 मीटर, अगर हेड बहुत ज्यादा है 30 मीटर से अगर ज्यादा है तो वेल्डेड स्टील सिलेंडर इज ऑफन कास्ट इन पाइप फॉर आफ्टर टाइटनेस। वेल्डेड स्टील सिलेंडर 30 मीटर से अधिक हाइट के लिए हम कौन सा सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे? वेल्डेड स्टील सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। आरसीसी pipes are joined by placing the protruding end bar of different length। आरसीसी पाइप लेंथ को आप इस्तेमाल करेंगे by placing the protruding end bars of different length, putting one again। मतलब इसके लिए क्या किया जाएगा? आरसीसी पाइप लेंथ को एक दूसरे से जोड़ के उनको हम वेल्ड कर देंगे। खैर जो भी है, चलो आगे चलते हैं, ज्यादा इसमें हम नहीं जाते। अब ये क्या है? सीवर मटेरियल। अच्छा, सीवर मटेरियल इन्होंने यहीं पे डाल दिया है। विट्रीफाइड क्लेड और स्टोनवेयर सीमेंट कंक्रीट। विट्रीफाइड क्लेड समझते हो बच्चों? विट्रीफाइड क्ले का क्या मतलब होता है? देखो, विट्रीफाइड क्लेड का मतलब होता है जो हम घर में चाइना के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, वही विट्रीफाइड क्ले होती है। ये वाले पाइप शायद मैंने पहले भी दिखाए होंगे आपको। ठीक है, ये होते हैं विट्रीफाइड क्ले पाइप। और ये बनाए कैसे जाते हैं? देखो, विट्रीफाइड क्ले का तरीका बनाने का ये होता है, आप जो भी मटेरियल बना रहे हो, जैसे आपने पाइप बनाया क्ले का, ठीक है, क्ले मिट्टी से आपने पाइप बनाया, फिर उसको हाई टेम्परेचर पर ओवन में रखा जाता है। तो उससे क्या होता है, इसकी जो ऊपर की जो परत है काफी हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो इसलिए इसी चीज को विट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक, तो इस पाइप का इस्तेमाल आप सीवर में कर सकते हैं। देखो, सीवर मटेरियल विट्रीफाइड क्ले हो गया, या स्टोनवेयर भी कहते हैं, सीमेंट कंक्रीट, एस्बेस्टस सीमेंट। एस्बेस्टस सीमेंट मतलब सीमेंट जिसमें एस्बेस्टस मटेरियल मिला हुआ है। ये जो एस्बेस्टस मटेरियल होता है, ये जो सल्फर के जो कंपाउंड है उनका काफी अच्छे से प्रतिरोध करता है, तो इसलिए एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया जाता है। कास्ट आयरन आर मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन सीवर पाइप। ठीक, ये पॉइंट आप लिख लेंगे। while selecting a particular material for construction sewer pipe, important factor क्या क्या है? रेजिस्टेंस टू corrosion। क्या क्या चीज होनी चाहिए? देखो, जो सीवेज वाटर होता है उसमें कोरोजन बहुत अधिक मात्रा में होगा। क्यों? क्योंकि उसमें चल ही क्या रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रहेगी, सल्फर के कंपाउंड रहेंगे, एसिड्स रहेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये पाइप को खराब करने में एकदम खराब कर देंगे, तो इसलिए कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए। सीवर पाइप आर लाइकली टू बी एक्टेड अपॉन बाय सीवर गैस। सीवर में जो गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, देयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड अदर इम्प्योरिटीज इन सीवेज। तो आपका सीवर मटेरियल रेजिस्टेंट टू कोरोजन होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू एब्रेजन। एब्रेजन का मतलब क्या होना चाहिए, क्या होता है? एब्रेजन किसे बोलते हैं बच्चों? जब भी कोई मटेरियल दूसरे मटेरियल के ऊपर घर्षण करते हुए चलता है, जिससे उसकी परत उखड़ती हुई चली जाती है, तो उसे एब्रेजन कहते हैं। तो मटेरियल आपका एब्रेजन रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीवर का जो पानी है उसमें गिट्टी, पत्थर, रेत, ये सारी चीजें भी चलेंगी, तो इसलिए मटेरियल आपका हार्ड होना चाहिए। लॉट ऑफ ग्रिट एंड सैंड पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें आप इतना ही लिख लो, रेजिस्टेंट टू एब्रेजन। और भाई क्यों? क्योंकि भाई उसमें ग्रिट ग्रिट मतलब छोटे छोटे पत्थर के कण, सैंड पार्टिकल होंगे, और वो हाई वेलोसिटी पर हो सकते हैं, तो इसलिए वियर एंड टीयर हो सकता है, तो इसलिए इरोजन ना हो, सीवर मटेरियल स्ट्रांग होना चाहिए और हार्ड होना चाहिए। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी भी होना चाहिए। तो इसमें ऐसा क्या होता है, जो आपका सीवर पाइप है, जो सीवेज पाइप है, वो जैसे ये ग्राउंड सरफेस हो गई और यहाँ पर आपने सीवेज पाइप डाला हुआ है, तो ये जो मिट्टी का भार है इस पाइप के ऊपर आ रहा है, तो इसमें इतनी स्ट्रेंथ तो हो कम से कम, इस मिट्टी का भार तो झेल ले। या इसके ऊपर अगर ट्रैफिक वगैरह चल रहा है तो फिर आपको और स्ट्रांग इसको बनाना पड़ेगा। लाइट वेट होना चाहिए।
लाइट वेट किस लिए? ताकि आप उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें, हैंडल कर सकें। इम्परवियसनेस मतलब कि उसमें से लीकेज नहीं होना चाहिए। सीवेज वाटर है, वो पाइप से लीक होके ग्राउंड वाटर में मिल गया तो फिर वो डिसीज पैदा कर देगा। इकोनॉमी एंड कॉस्ट, इकोनॉमिक भी होना चाहिए। हाइड्रोलिकली एफिशिएंट, द सीवर मटेरियल शुड बी सच एज टू प्रोवाइड a स्मूथ इंटीरियर सरफेस सो एज टू प्रोवाइड हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सरफेस, मतलब कि जो अंदर की सतह है, इसकी जो अंदर की सतह है वो कैसी होनी चाहिए? हाइड्रोलिकली स्मूथ होनी चाहिए, ताकि पानी या जो भी मटेरियल है, जो सीवेज वाटर है, वो इजीली मूव आउट हो सके। सीमेंट कंक्रीट के अलावा एस्बेस्टस सीमेंट एंड विट्रीफाइड क्ले विच आर कॉमनली यूज्ड मटेरियल। अदर मटेरियल विच मे बी यूज्ड फॉर सीवर कंस्ट्रक्शन आर, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट पाइप इस्तेमाल करते हैं, एस्बेस्टस सीमेंट और विट्रीफाइड क्ले पाइप इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो मटेरियल हैं आपके सीवर कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से हैं? ब्रिक, ईंट हो गई, कास्ट आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया। द सीवर और डिफरेंट पॉसिबल मटेरियल अदर कंपैरेटिव, बाकी इन्होंने ये डिस्क्राइब कर रखे हैं। एस्बेस्टस सीमेंट सीवर, ठीक है, इस चीज के ऊपर भी कभी मैंने देखे हैं क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्या क्या मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है? एस्बेस्टस फाइबर हो गए, silica cement converted under pressure to a dense homogeneous material possessing considerable strength called asbestos cement। सीमेंट में आपने क्या क्या चीजें मिलाई? एक तो एस्बेस्टस फाइबर हो गया, सिलिका हो गया, सीमेंट हो गया, और प्रेशर के साथ आप उसको एस्बेस्टस सीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। जो एस्बेस्टस फाइबर होता है, एस्बेस्टस फाइबर जो है वो रिइंफोर्समेंट का काम करता है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना देता है। साइज कितना रहता है इसका? 10 से 90 सेंटीमीटर डायमीटर और 4 मीटर लंबाई का होता है ये एस्बेस्टस सीमेंट सीवर। जॉइंटिंग, सिंप्लेक्स जॉइंट फॉर एस्बेस्टस सीमेंट पाइप की मैंने आपको पहले भी लिखवाया है कि बेटा एस्बेस्टस का ये काफी पूछा जाता है। जो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप है उसको आप किस उससे ज्वाइन करते हो? तो इसका आप याद रखें, सिंप्लेक्स जॉइंट बोला जाता है। ठीक, ये चीज हम पहले ये डायग्राम वगैरह बना चुके हैं, या तो आप वहीं पे देख लेना या आप बना भी सकते हो। मतलब जैसे दो पाइप आ रहे हैं, ये दो सिर्फ आधा क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक, तो दो पाइप, उनके फेस को ऐसे रखते हैं और इसके ऊपर स्लीव लगा के, कपल लगा के, स्लीव और कपलिंग ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट आप लगा देते हैं। दीज पाइप्स कैन बी इजीली असेंबल्ड। अब ये इन्होंने क्या क्या ज्वाइनिंग दिखा रखी है? विदाउट स्किल लेबर, इसके लेबर की जरूरत नहीं होती है। स्पेशल कपलिंग आती है, रिंग टाई कपलिंग और सिप्लेक्स जॉइंट कहते हैं, जो इन्होंने दिखा रखा है। इसमें पाइप स्लीव रहती है और दो रबर रिंग रहती है, एक रबर रिंग यहाँ पे, एक रबर रिंग यहाँ पर, which are compressed between the pipe and interior of the sleeve. The joint is as resistant to corrosion as the pipe itself and is flexible enough to permit, मतलब कि ये फ्लेक्सिबल भी होता है ताकि 12 डिग्री तक का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। मीन्स अगर दो पाइप अगर यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो ये जो पाइप है, दूसरा पाइप जो है 12 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। एडवांटेज क्या क्या है? लाइट इन वेट होता है। देखो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, ठीक है, इस पे गैसेस वगैरह का फर्क नहीं पड़ता। लाइट इन वेट, इजी टू ट्रांसपोर्ट, दे कैन बी इजीली कट एंड असेंबल्ड। इंटीरियर सरफेसेस एक्सेप्शनली स्मूथ, जो अंदर से है काफी स्मूथ रहता है। एक्सीलेंट हाइड्रोलिक कोफिशिएंट होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ठीक, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और ह्यूज कंप्रेसिव स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाते। हैवी एक्सटर्नल लोड को भी बियर नहीं कर पाते। दे आर ससेप्टेबल टू करोजन बाय सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जनरेटेड इन सैनिटरी वेस्ट वाटर और बाय सम इंडस्ट्रियल केमिकल। अच्छा जी, ये कह रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड, जो H2S गैस सीवर में बनती है, उसके कारण जब ये H2S पानी में मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, उससे ये प्रभावित हो जाते हैं। ससेप्टेबल टू कोरोजन मतलब इसमें कोरोजन हो सकता है। The sulfide corrosion of asbestos cement as well as cement concrete pipe is a big problem in areas where the sewage is strong, stale and very warm। जहाँ पे सीवेज
बहुत ही स्ट्रांग है। स्टेल, स्टेल का मतलब पुराना है। वेरी वार्म मतलब गर्म है। बिकॉज अंडर सच कंडीशन द बैक्टीरियल एक्टिविटी, क्योंकि जब सीवेज गर्म रहेगा तो बैक्टीरिया काम करेंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इन ऑल केसेस विट्रीफाइड क्लेज, इन सब केसेस में विट्रीफाइड क्लेज pipe should be used for sewer of less than 1 meter in diameter. Cement concrete pipe with cast in situ pipelining may be used. देखो भाई ये कह रहा है जो हमारा एस्बेस्टस सीमेंट पाइप है ये भी प्रभावित होता है सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन जो विट्रीफाइड क्ले, जो क्ले पार्टी पाइप है वो सल्फ्यूरिक एसिड से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर ले। फिर आता है आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सीवर। प्लेन सीमेंट कंक्रीट पाइप आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज में इसलिए रखेंगे क्योंकि प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, रीइंफोर्समेंट नहीं है इसमें। व्हाइल दे आर रीइंफोर्स्ड विद स्टील रीइंफोर्समेंट, अगर आपको बड़ा डायमीटर पाइप बनाना है तो आपको रीइंफोर्समेंट लगाना पड़ेगा। ये आपका सिंगल केज रीइंफोर्स्ड पाइप, और ये है आपका डबल केज रीइंफोर्स्ड पाइप, सर्कुलर केज रीइंफोर्समेंट नियर द इनर फेस। यहाँ पर जैसे मुझे जो लगता है इन्होंने ये जो रीइंफोर्समेंट दी हुई है, यहाँ पे सिंगल रीइंफोर्समेंट है, यहाँ पे डबल रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, आरसीसी पाइप आर इजीली अवेलेबल अप टू, आरसीसी पाइप 1.8 डायमीटर तक के मिल जाएंगे और 4.5 मीटर तक के डायमीटर, और फोर ऑन स्पेशल ऑर्डर ये बन जाता है। ठीक, ये इलेप्टिकल केज रीइंफोर्स पाइप है, मतलब कि यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट दी हुई है इलिप्स की शेप की दी हुई है। देखो अब इन्होंने क्या क्या बता रखा है। ये या तो आपके साइट पे ही बन जाते हैं, मे बी प्रिपेयर्ड एट साइट बाय ट्रांसपोर्टिंग इंग्रेडिएंट, मतलब सीमेंट स्टील एग्रीगेट वाटर आप साइट पे ले जाओ और वहीं पे बना दो। दे आर ऑल्सो दे आर ऑल्सो नोन एंड कास्ट इन सिचू। कास्ट इन सिचू का मतलब जैसे हमने पाइल्स का देखा था, कास्ट इन सिचू मतलब कि जहां पर फील्ड में आपको इस्तेमाल करना है वहीं का वहीं आपने इनको बना लिया। When the site condition are difficult and where it may be difficult to carry the pipe, but since such pipes are cast at site, इन्हें आप साइट पे बनाते हो तो सुपरविजन की इतनी जरूरत नहीं होती, एंड चेक इज पॉसिबल एज कम्पेयर टू द प्रीकास्ट पाइप विच आर कास्ट इन फैक्ट्री एंड द सब्जेक्ट टू ग्रेट क्वालिटी कंट्रोल एंड सुपरविजन। ये कह रहा है कि अगर आप जो चीज लेबोरेटरी में बनाते हो वो भाई अच्छी बनती है, और जो आप फील्ड में बनाते हो तो वहां पे इतना क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाता, तो इस वजह से वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, आरसीसी पाइप आर दोज कंक्रीट पाइप विच आर प्रोवाइडेड विद सरकमफेरेंस reinforcement टू कैरी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। चलो, इन नॉमिनल लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट मतलब ये कह रहा है कि 0.25% इतना नॉमिनल एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए। द सरकमफेरेंशियल एनफोर्समेंट इज जनरली प्रोवाइडेड इन डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर। ये हमने देख ही ली दो तीन फिगर के किस तरीके से रेनफोर्समेंट लगाया जाता है, जैसे इसमें सिंगल साइड रेनफोर्समेंट है, इसमें डबल रेनफोर्समेंट है, और इसमें इलेक्ट्रिक, इसमें इलिप्टिकल रेनफोर्समेंट है। अगला क्या है, NP2 पाइप, नॉन प्रेशर आरसीसी पाइप आर क्लासिफाइड एज दिस। ये मैंने कहीं किसी क्वेश्चन में देखा है, हालांकि ये थ्योरी का पार्ट चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फटाफट देखते चलते हैं। दे आर लाइट ड्यूटी आरसीसी नॉन प्रेशर पाइप, एनपी। एनपी का मतलब होता है नॉन प्रेशर, नॉर्मली यूज फॉर ड्रेनेज एंड इरिगेशन। ड्रेनेज में इस्तेमाल करेंगे। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, ड्रेनेज का मतलब होता है, ड्रेनेज का बेसिक मतलब होता है समपल जो पानी आ रहा है उसको बाहर निकालने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए। इरिगेशन के लिए, और कलवर्ट्स कैरिंग लाइट ट्रैफिक, हल्के ट्रैफिक के लिए। थिकनेस इतने से इतनी होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसकी थिकनेस और डायमीटर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। NP3 पाइप क्या है, दे आर मीडियम ड्यूटी नॉन प्रेशर पाइप, नॉर्मली यूज फॉर ड्रेनेज एंड इरिगेशन, थिकनेस इतनी से इतनी और डाया इतना। ठीक, ये सारी चीजें बस थोड़ा सा ये है। NP2 NP3 NP4, इसमें बस आप ये ध्यान रख लो कि जैसे जैसे ये NP2 NP3 NP4 ये आपका हैवी ड्यूटी हो जाता है,
हैवी ड्यूटी नॉन प्रेशर पाइप नॉनली सबका इस्तेमाल ड्रेनेज और इरिगेशन के लिए ही होता है, और हैवी ट्रैफिक और रेलवे लोडिंग के लिए। ठीक। ये लाइट लोडिंग मीडियम ट्रैफिक के लिए, लाइट ट्रैफिक के लिए, ये डाया और इसकी लिखने की जरूरत नहीं। देखो, जो unreinforced as well as reinforced concrete pipe shall be capable of withstanding a test pressure of 7 meter head of water। जो पानी जैसे पाइप है, तो ये जो भी आपने पाइप बनाया, इसमें हम वाटर को फिल करेंगे और इसमें पानी का प्रेशर देंगे। ठीक। जब आप पानी इसमें भर के आप प्रेशर लगाते हो, तो ये 7 मीटर हेड तक इसमें मतलब बियर करना चाहिए। मतलब कि अगर आप इस पे मैनोमीटर लगाओ तो ये पानी की ऊंचाई जो जाएगी 7 मीटर तक जाएगी। इतना प्रेशर आप लगाओ तो इसे बस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक? तो ये इसका एक बेसिक टेस्ट होता है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। जो प्रेशर पाइप होते हैं उनको आप P1 P2 P3 के कैटेगरी में आर जनरली यूज फॉर कैरिंग वाटर सप्लाई अंडर प्रेशर। तो वहां पे पानी किस तरह से अंडर प्रेशर। नॉन प्रेशर में पानी का फ्लो कैसा होता है, अंडर ग्रेविटी, एंड आर यूजुअली नॉट यूज्ड एज सीवर। इसका इस्तेमाल सीवर की तरह नहीं होता। और इस विच आर डिजाइन, जो सीवर जो है ग्रेविटी कंट्यूट। देखो बेटा, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो सीवर है, जो सीवर पाइप होता है, वो इस तरह से ढाला जाता है नीचे की तरफ ढाल देकर। तो यहाँ पे जितना भी पानी है वो आपका कैसे चलता है। हाँ बेटा देखो, एक चीज काफी पूछी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, जैसे बच्चे सीवर पाइप है उसको पढ़ लेते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है दोनों पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि दोनों में पानी के फ्लो का कारण क्या होता है। देखो, जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा प्रेशर के कारण होता है। ठीक है। मतलब पानी का टैंक बना रहेगा, जो म्यूनिसिपैलिटी का टैंक होता है, और यहाँ पर पानी क्योंकि आपने हाइट पर रखा हुआ है, इस हाइट के कारण प्रेशर डेवलप हो जाता है और पूरे शहर में प्रेशर से पानी जाता है। लेकिन जो सीवर पाइप होते हैं वो अपने ढाल के कारण या स्लोप के कारण, उस कारण से इसके अंदर जो सीवेज फ्लो होता है वो होता है। तो जो स्लोप के कारण फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फ्लो। ठीक। तो बस ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखो, यही बात इसमें लिख रखी है। आरसीसी प्रेशर पाइप, देखो, आर जनरली यूज फॉर कैरिंग वाटर सप्लाई। इनका इस्तेमाल पानी की सप्लाई के लिए होता है, एंड आर नॉट यूज्ड एज सीवर। सीवर की तरह नहीं करते। विच आर डिजाइंड एज ग्रेविटी कंड्यूट। जो सीवर है उनका डिजाइन ग्रेविटी कंड्यूट के लिए होता है। ग्रेविटी मतलब कि उनमें जो पानी है, जो सीवेज है, वो ग्रेविटी के कारण फ्लो हो रहा है। आरसीसी पाइप, अब आरसीसी पाइप का मैन्युफैक्चर इन्होंने बता रखा है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पाइप हैविंग बार एंड मैश रिइंफोर्समेंट, मतलब कि पाइप में कैसी रिइंफोर्समेंट होगी, इस तरीके की रिइंफोर्समेंट होगी। एंड कंक्रीट पोर बाय यूजुअल ऑर्डिनरी मेथड, और कंक्रीट पोरिंग इन टैंक, कि आपने जाल बनाया और उसमें आपने कंक्रीट पोर करके वाइब्रेशन से या टैंपिंग से उसको प्लेस कर दिया। पाइप्स मेड बाय रोटेटिंग द माउल्ड ऑफ फॉर्म रैपिडली अबाउट द पाइप एक्सिस, मतलब आपने पाइप का जाल बनाया और उसको एक्सिस पे रोटेट किया और बीच में से कंक्रीट डालते रहे, तो कंक्रीट चारों तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से चारों तरफ चिपकता चला जाता है। तो ये वाला जो, इसको हम क्या नाम देते थे, सेंट्रीफ्यूगल टाइप बोलते हैं। इससे जो डेंसिटी मिलती है वो ज्यादा अच्छी डेंसिटी मिलती है। Pipes made by rotating the mold or form rapidly about the pipe axis. The mold contains concrete and fabricated reinforcement. The centrifugal force through the concrete which then देखो, ठीक, forms an inner surface of mold and embed the high density watertight concrete surface बनती है। इसे बोलते हैं centrifugal type। ठीक है बच्चों, याद आ रहा है centrifugal type।
देखो, दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? देखो इस तरह से जाल बनाएंगे। ठीक है, ये इसने जाल को फर्मे में रख दिया। ठीक है, और ये जो दो पहिए हैं इस पे घूमेगा। ये इसने लिया कंक्रीट। ठीक है, ये देखो, बस ये भरते चले गए। ये इसने सीमेंट का वो डाल दिया, पेस्ट क्या कहना चाहिए जो भी। ये लो जी, आपका तैयार है। उधर की साइड के लग रहे हैं मुझे ये अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? ये भी देख लो, ये बना रहे। गांव देहात में इस्तेमाल होती है ऐसी ऐसी टेक्निक। ये इन्होंने पाइप तो तैयार कर दिया, और ये फिर इसमें से ऐसा निकलता है बिल्कुल क्लीन। ये सारे पाइप इनके पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होती है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? रोटेटिंग द मोल्ड। आप मोल्ड को रोटेट करेंगे रैपिडली अबाउट 5 एक्सिस। 5 एक्सिस के अबाउट रैपिडली रोटेट करेगा। फिर उसके बाद इसमें पहले से ही रिइंफोर्समेंट डला हुआ होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको चारों तरफ चिपकाती चली जाती है। ठीक, आ, इससे आपको मिलता क्या है? हाई डेंसिटी वाटर टाइट कंक्रीट सरफेस। सबसे अच्छी क्वालिटी कंक्रीट आपको इसी से मिलती है, इसी को सेंट्रीफ्यूगल टाइप बोलते हैं। तीसरे टाइप के पाइप आर मेड बाय लाइनिंग थिन स्टील शेल बोथ इंटरनली एक्सटर्नली। ये कह रहा है कि भाई अब जो तीसरा है उसमें आप स्टील पाइप इस्तेमाल करो। सिंपल स्टील का बना हुआ पाइप, और इस पे अंदर और बाहर जो सीमेंट है उसका पेस्ट लगा दो, रिच सीमेंट पेस्ट। ठीक, ये वाला जो है, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा स्टील का ही बना हुआ है, तो भाई ये पहले दो से स्ट्रांग भी होता है और वाटर टाइट तो होगा। स्टील है भाई तो वाटर टाइट होती है। इसको हम सिलेंडर टाइप कहते हैं। ह्यूम स्टील पाइप्स, जो ह्यूम पाइप भी काफी पूछे जाते हैं। इसके बारे में भी शायद मैं पहले लिखवा चुका हूँ। देखो जो चीज नहीं लिखी हुई है वो लिख लेना, बाकी तो वैसे हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं पहले ही डिटेल में। ह्यूम स्टील पाइप आर आरसीसी पाइप पेटेंटेड अंडर दिस नेम। ह्यूम स्टील पाइप बेसिकली आरसीसी पाइप है। और ह्यूम नाम क्या है? किसी साइंटिस्ट का होगा या जो भी होगा, इसका पेटेंट है। मतलब उसने कहा था कि भाई मेरी टेक्निक है तो अब ये मेरे नाम पे होनी चाहिए। पेटेंट का ये मतलब होना चाहिए। इसमें क्या है? कंसिस्ट ऑफ थिन स्टील शेल्स कोटेड फ्रॉम इनसाइड विद सीमेंट मोर्टार बाई सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। मतलब इसमें क्या है? स्टील की आपकी शेल रहेगी, और इस पर जो सीमेंट मोर्टार चिपकाया जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से चिपकाया जाता है। द थिकनेस ऑफ इनसाइड कोटिंग वेरीज 12 से 30 mm। मतलब कि जो आपने सीमेंट चिपकाया है इस पे सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से, उसकी थिकनेस कितनी रहेगी? 12 mm से 30 mm, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ पाइप। पाइप का साइज जितना है। दे आर ऑल्सो कोटेड फ्रॉम आउटसाइड सो एज टू प्रोटेक्ट द स्टील शेल फ्रॉम एक्सटर्नल। मतलब बाहर भी आप कोटिंग कर देंगे ताकि बाहर से भी वो जो एक्सटर्नल वेदर है उससे बच जाए। अब इसने एडवांटेज ये दे रखे हैं। ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट पाइप्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन टेंशन और विद स्टैंडिंग इंटरनल प्रेशर एज वेल एज इन कंप्रेशन। ठीक, ये टेंशन में भी स्ट्रांग होते हैं और कंप्रेशन में भी स्ट्रांग होते हैं। दे आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू इरोजन एंड दे आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू इरोजन एंड एब्रेजन। इरोजन को भी रेजिस्ट करते हैं और एब्रेजन को भी रेजिस्ट करते हैं। आराम से आप मोल्ड कर सकते हो, और मैन्युफैक्चर या तो साइट पे भी कर सकते हो, फैक्ट्री में भी कर सकते हो। दे कैन बी मेड ऑफ एनी डिजायर स्ट्रेंथ। जिस स्ट्रेंथ के चाहिए उस स्ट्रेंथ के मिल जाएंगे। आपको कंक्रीट का डिजाइन करना पड़ेगा। दे देयर कास्ट इन situ forms may be easily used at places where owing to groundwater or running sand condition brick sewers। और ये कह रहा है कि भाई कहाँ, वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर
से कंक्रीट सीवर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। मतलब कि कास्ट इन सिचु आप यूज कर सकते हैं इसको। दे प्रूव इकोनॉमिकल इन मीडियम एंड लार्ज साइज, मीडियम साइज लार्ज साइज में, हैंस वाइडली अडॉप्टेड फॉर ब्रांच एंड मेन सीवर। इनका इस्तेमाल ब्रांच और मेन सीवर में किया जाता है। बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या है कंक्रीट सीवर का? इज द फैक्ट दैट दे गेट इजीली कोरोडेड। इजीली कोरोडेड हो सकते हैं क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से बनता है, और जो बाकी केमिकल है वो इसको प्रभावित करते हैं। देखो सल्फर जो है कंक्रीट का बहुत बड़ा शत्रु होता है। ठीक। This not only reduces the lifespan of sphere but also reduces their carrying capacity with time. उनका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। कोरोजन के अलावा दे आर ऑल्सो ससेप्टिबल टू इरोजन बाई सीवेज कंटेनिंग टू मच सिल्ट एंड ग्रिट। अगर आपका सीवेज उसमें बहुत अधिक सिल्ट है, ग्रिट है, तो उससे जो इरोजन होगा वो भी इसको प्रॉब्लम देगा। द कॉन्क्रीट सीवर कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच एक्शन। भाई देखो, अब इसको अगर आपको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो कंक्रीट की इनर लाइनिंग है, जो अंदर की सतह है, उस पर आप विट्रीफाइड क्ले का इस्तेमाल करें। ठीक। फॉर दिस फॉर दिस पर्पस आर प्रोवाइडेड विद प्रोजेक्शन विच प्रोजेक्ट एंड एंटर द सीमेंट कंक्रीट एज शोन। अब ये क्या है, इसने देखो किस तरह से किया। ये जो कंक्रीट पाइप है, इसमें यहाँ तो है कंक्रीट, और अंदर जो पाइप इसने दिया हुआ है वो है विट्रीफाइड क्ले। ठीक। अंदर का पाइप जो है आपको सीवर, अब मान लीजिए आपका उसमें H2S और ये सारी चीजें ज्यादा है, उससे प्रोटेक्ट करेगा, और बाहर आपने कंक्रीट दिया हुआ ही है जो कि स्ट्रॉन्ग होता ही है। तो इसमें आपने दोनों का इस्तेमाल कर दिया। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट ब्लॉक्स आर फिल्ड ईदर विद रिच। अब ये कहता है इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको आप रिच सीमेंट मोर्टार ये बिटुमिनस कंपाउंड से आप भर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि बाकी मेथड क्या क्या है। मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग कंक्रीट सीवर फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोहिबिटिंग द एंट्रिंग ऑफ वेस्ट कंटेनिंग सल्फाइड, के उसमें भाई वो वेस्ट आए ही ना जिसमें सल्फाइड। ठीक। रिड्यूसिंग द सल्फेट कंटेंट बाय प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, जो सीवेज है उसका प्री ट्रीटमेंट कर दो ताकि उसमें सल्फेट कंटेंट कम हो जाए। एरेटिंग एंड क्लोरिनेटिंग, हवा एरेशन किस लिए किया जाता है? H2S गैस को निकालने के लिए। बाय एडिक्वेटली वेंटिलेटिंग द सीवर, जो सीवर है उसको वेंटिलेट करके। बाय मेकिंग द सीवर्स टू रन फुल, जो आपका सीवर है पूरा का पूरा चलना चाहिए, फुल चलना चाहिए। बाई एडिंग एडिंग बाई, अगर सीवर फुल चलेगा, पूरा भर के चलेगा, तो गैस बन ही नहीं पाएगी। तो ये इसके लिए कारण है। बाई एडिंग सच केमिकल्स टू सीवेज एज में न्यूट्रलाइज द ऑलरेडी प्रेजेंट सल्फर कंपाउंड। आप ऐसे केमिकल डालो जिससे जो सल्फर के कंपाउंड है वो ना बन पाए। ठीक। इन व्यू इट्स मेरिट्स एंड ड्रॉबैक, जो भी हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े। द अनलाइंड सीमेंट कंक्रीट सीवर आर वाइडली यूज, जो अनलाइंड सीमेंट कंक्रीट सीवर आर वाइडली यूज फॉर कैरिंग स्टॉर्म सीवर, इट इज कंपैरेटिवली फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज इम्पॉसिबल फॉर जनरेटिंग। ये क्या कह रहा है? जो स्टॉर्म सीवर है, स्टॉर्म सीवर का मतलब बारिश आई, बारिश की वजह से जो पानी बहा, उसके लिए हम अनलाइंड साधारण कंक्रीट सीवर का इस्तेमाल करते हैं। दे में however we use for branch sewer bringing sewage from industrial waste, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वहां से जो सीवर है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विद प्रोटेक्टिव लाइनिंग दे आर ऑल्सो यूज फॉर, अगर आपने प्रोटेक्टिव लाइनिंग लगा रखी है, विट्रीफाइड क्ले की लाइनिंग आपने लगा रखी है, तो ब्रांच में भी इस्तेमाल करो, मेन ब्रांच में इसमें इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइनिंग इसका बेल एंड स्पाइगेट ज्वाइंट है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, बेल एंड स्पाइगेट ज्वाइंट याद आया कैसा होता है? ये ये आप जॉइंट जो देख रहे हो ये सारे आपके बेल एंड स्पाइगेट जॉइंट है। ठीक है, शायद मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी ये वाली। ठीक है, चलो। ठीक, इसमें एक एक पाइप ये रहता है, और दूसरा पाइप उसका मुंह थोड़ा सा हम खोल के रखते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं स्पाइगेट।
एंड इसको बोलते हैं बेल एंड, ताकि दोनों आपस में इस तरह से चिपक जाए। ठीक। कैन बी इजीली ज्वाइन विद मोर्टार कॉक बेल एंड स्पक्ट। यहाँ पर आप जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो एनुअल स्पेस है इसमें आप सीमेंट मोर्टार कंक्रीट कह रहा हूँ, सीमेंट मोर्टार भर देंगे, लेड भी भरा जाता है। ठीक। दिस पाई हैज बीन डेवलप्ड इन साइज 0.6 से 1.8 मीटर तक। स्पेशल पाइप लेइंग मशीन मतलब, ठीक है देखो मैं इसको पहले लिखा चुका हूँ। ठीक। इसको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। कंक्रीट प्रेशर पाइप है उसके लिए हम लॉक जॉइंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं। विट्रिफाइड क्ले और स्टोन वेयर और सॉल्ट ग्लेज सीवर। सॉल्ट ग्लेज सीवर क्या होता है? जैसे आपका सीवर है, देखो विट्रिफाइड क्लेट का मैंने आपको बता दिया, ये जो इसमें लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि क्या किया जाता है। आप मिक्सचर तैयार करते हैं, पाइप की फॉर्म में उसको ढालते हैं, फिर उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। सॉल्ट ग्लेज का क्या मतलब होता है? सॉल्ट ग्लेज का मतलब ये है, जब 700 से 1200 डिग्री का टेम्परेचर होता है तब विट्रिफिकेशन ऑफ क्ले पैदा हो जाता है। इससे बाहर की सतह एकदम चमकदार हो जाती है। अब एट दैट टाइम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड इज प्लेस्ड इन द किल्न। आप किल्न में क्या डाल देते हैं? सोडियम क्लोराइड, नमक रख देते हैं। अब इतने हाई टेम्परेचर पे नमक वाष्पीकृत हो जाता है और ये नमक जो आपकी सीवर पाइप है उसकी सतह पर रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है? एक स्मूथ, हार्ड और वाटर प्रूफ ग्लेज लेयर, एक चमकती हुई लेयर बना देता है। बेसिकली इसका काम क्या है? ताकि आपकी सतह जो है हार्ड हो जाए। These pipes are joined by a bell and spigot flexible compression joint. इनको भी आप spigot flexible compression joint से ज्वाइन करते हो। ठीक है। अच्छा, ये यहीं तक था इसमें। ठीक है बेटा, मैं दूसरी पीडीएफ लेकर आता हूँ अभी 5 मिनट में, दोबारा से आते हैं। और लेंथ कितनी रखी जाती है? 0.9 से 1.2 मीटर तक। द इंटीरियर सरफेस ऑफ सॉकेट एंड एक्सटीरियर सरफेस ऑफ आर हार्ड नॉट ग्लेज सो एज टू मेक। जो ये कह रहा है कि भाई जो सॉकेट नेट है और स्पाइकेट नेट है उनको हम ग्लेज नहीं करते ताकि उनका जो जॉइंट है वाटर टाइट बने। ठीक। एडवांटेजेस देख लेते हैं। स्टोन वेयर पाइप्स ऑफर मैक्सिमम एडवांटेज। ये चीज आप ध्यान रखें कि हाईली रेजिस्टेंट टू सल्फाइड कोरोजन, देयरफॉर प्रिफर्ड फॉर कैरिंग पॉल्यूटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को ले जाएंगे, पॉल्यूटेड सीवेज को ले जाएंगे। इंटीरियर बहुत स्मूथ होता है और हाइड्रोलिकली वेरी एफिशिएंट। हाइड्रोलिकली एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि जितना आपने एरिया प्रोवाइड किया है सीवेज को निकालने के लिए, उस वो सीवेज आसानी से उसमें से होकर गुजर जाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं, हाइड्रोलिकली वेरी एफिशिएंट होने के लिए जो ए अपॉन पी होता है, एरिया अपॉन पैरामीटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन रेडियस, वो भी इसकी हाँ मैक्सिमम होती है। खैर ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे। हाईली इम्परवियस होते हैं। ठीक है, जो आप जितने भी चाइना के कप और बर्तन इस्तेमाल करते हो वो काफी इम्परवियस होते हैं और कोई सीवेज को अलाउ नहीं करते। दे आर दो वीक इन टेंशन, टेंशन में कमजोर होते हैं। येट क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड हेंस दे आर क्वाइट सुटेबल फॉर विद कंप्रेसिव स्ट्रेस। वीक टेंशन में वीक होंगे लेकिन कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एंड दे आर क्वाइट suitable for withstanding compressive stresses caused by traffic and backfill। जो कंप्रेसिव स्ट्रेस ट्रैफिक और बैकफिल के कारण जनरेट होते हैं उसको ये विथस्टैंड कर सकते हैं। इंटरनल प्रेशर से अगर टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो रहा है तो उसको नहीं विथस्टैंड कर सकते।
They can through withstand slight tensile stresses caused by some chancey surges gravity severe it। ये कह रहा है कि भाई देखो सीधा सा इसमें इतनी बात याद रख लो, कंप्रेसिव स्ट्रेस तो ये झेल लेंगे लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस नहीं झेल पाते। सस्ते होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं और आसानी से इनको ज्वाइन किया जा सकता है। नॉन एब्जॉर्बेंट बनाया जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये 5% अपने वेट का एब्जॉर्ब करें पानी आफ्टर कैप्टिव, ये इनका टेस्ट होता है कि 5% से ज्यादा। ये नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर वो एब्जॉर्बेंस का पूछेगा तो ब्रिक के बारे में पूछा जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? हैवी होते हैं, भारी होते हैं, ब्रिटल होते हैं। भाई चाइना का बर्तन है वो तो अचानक तुरंत चटक जाता है ना। देयरफॉर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता है, इसलिए छोटे साइज में बनाए जाते हैं, छोटी लंबाई के बनाए जाते हैं। ड्यू टू देयर शॉर्टर लेंथ न्यूमरस जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि साइज छोटा हो गया तो फिर उनके जॉइंट ज्यादा देने पड़ेंगे। एंड ड्यू टू स्मॉलर साइज दे कैन नॉट यूटिलाइज, तो उनका अगर साइज छोटा है तो आप उनको मेन सीवर या ब्रांच सीवर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी यूज्ड प्रेशर पाइप, प्रेशर पाइप की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वीक इन टेंशन। ठीक, प्रेशर पाइप जैसे पाइप है आपका, ठीक, ये पाइप हो गया, इसमें पानी प्रेशर के साथ बह रहा है। ठीक है, तो ये क्या चाहेगा? ये एक्सपैंड होना चाहेगा। एक्सपैंड अगर कोई चीज हो रही है तो उसमें बेसिकली अंदर से टेंशन। अब आप इसकी सतह देखोगे तो इसकी सतह ऐसी थी, फिर ये प्रेशर जो लग रहा है इस पे, वो क्या चाहेगा कि जो इसकी सतह है बड़ी हो जाए, अंदर से जो प्रेशर लग रहा है। तो ये क्या पैदा करेगा? सतह में टेंशन को पैदा करेगा। और क्योंकि ये कमजोर होते हैं तो इसलिए इनका इस्तेमाल ग्रेविटी कंड्यूट की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन प्रेशर कंड्यूट की तरह इस्तेमाल नहीं किए जाते। फिर आता है ब्रिक सीवर। फिर भाई ये कह रहा है कि पुराने जमाने से ईंट का तो इस्तेमाल किया ही जाता है। दे हाउएवर हैव नाउअडेज ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड बाय सीमेंट कंक्रीट सीवर। इनका इस्तेमाल अब नहीं होता, इनको अब सीमेंट कंक्रीट सीवर के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। दे में स्टिल बी यूज्ड एट प्लेसेस वेयर द सीवर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड एट साइट एंड इंग्रेन रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कि भाई वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आप सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल नहीं कर सकते, और साइट से और मतलब कि आप ईंट पत्थर लाके, ब्रिक वगैरह लाकर आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दे में ऑल्सो भी प्रिफर्ड, मतलब जहाँ पे मटेरियल नहीं है, जहाँ पे जैसे गाँव का हो गया और वैसी जगह होगी जहाँ पर मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ इस्तेमाल कर लो। दे में ऑल्सो भी प्रिफर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग लार्ज साइज कंबाइंड सीवर, और यूजली लार्ज साइज कंबाइंड सीवर बनाने के लिए, और पर्टिकुलरली फ्रॉम स्टॉर्म वाटर ड्रेन, बारिश के पानी को निकालने के लिए। ब्रिक सीवर आर जनरली प्लास्टर्ड ऑन आउटर सरफेस, जो उनकी सतह होती है, बाहरी सतह, उस पर आप प्लास्टर करेंगे ताकि सो एज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ट्री रूट्स। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कहीं पे सीवर का पाइप जा रहा है, पुराना सीवर का पाइप है, ब्रिक है। ब्रिक क्या होती है? समय के साथ क्ले की बनी हुई होती है, तो भी वापस क्ले में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो उस पे छोटे छोटे पौधे, बड़े पौधे उगने लग जाते हैं। तो चारों तरफ उसके बाहर की तरफ हम क्या कर देते हैं? प्लास्टर कर देते हैं ताकि पेड़ पौधे ना उगे। एंड अ लाइन इनसाइड, अंदर से लाइनिंग कर देते हैं। तो यार इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ ले रहे हैं। सो एज टू रेंडर स्मूथ एंड, ठीक है, आपने अंडरलाइन इनसाइड विद स्टोन वेयर और सेरामिक ब्लॉक, अंदर से भी आपने लाइनिंग कर ली ताकि स्मूथ बन जाए सतह, क्योंकि जो पत्थर है वो थोड़ा स्मूथ नहीं होता है। द स्टोन वेयर और सेरामिक कोटिंग ऑल्सो हेल्प इन रेजिस्टिंग सल्फाइड कोरोजन, सल्फाइड कोरोजन से भी बचाती है, विच इज नॉट पॉसिबल विद द ऑर्डिनरी सीमेंट प्लास्टर एट द सेम। ठीक है, अगर आप सीमेंट प्लास्टर का पेस्ट अंदर लगा दोगे तो वो जो सल्फाइड गैसेज हैं वो उसे खराब कर देंगी। अगला आता है कास्ट आयरन सीजर। कास्ट आयरन पाइप आर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर, मजबूत होते हैं, ठीक, एंड कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग ग्रेटर टेंसाइल। भाई टेंसाइल, जो स्टील है, ठीक है, कास्ट आयरन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, और बेंडिंग स्ट्रेस ये सब ये झेल लेता है, लेकिन महंगे होते हैं, है ना। कंपेयर टू सीमेंट, अब महंगे तो होंगे, अब आप सीधे लोहे का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो तो महंगा होता ही है। कंपेयर टू सीमेंट कंक्रीट और स्टोन वेयर पाइप, ठीक, सीमेंट कंक्रीट और स्टोन वेयर से महंगा होता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड एज सीवर, सीवर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सच एज, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है? फॉर आउटफॉल सीवर, आउटफॉल का मतलब जहाँ पे सीवेज का पानी नदी में या समुद्र में मिल रहा है, जहाँ पर आउटफॉल हो रहा है, बाहर निकल रहा है। फॉर राइजिंग मेन्स ऑफ पंपिंग स्टेशन, राइजिंग मेन मतलब राइजिंग मीन्स जैसे ये आपका
वाटर टैंक हो गया। तो जो पाइप पानी को यहाँ तक लेके जा रहा है, उठा के ऊपर तक लेके जा रहा है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो पाइप है, कभी इसमें पानी ऊपर की तरफ जाएगा, कभी इसमें नीचे की तरफ आएगा। कहीं कभी आप पंप स्टार्ट कर देंगे तो अचानक से प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग पाइप चाहिए। तो इसलिए राइजिंग मेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन्वर्टेड साइफन, इन्वर्टेड साइफन क्या होता है बेटा? देखो साइफन क्या होता है? साइफन होता है ये, बचपन में बच्चे के गेम खेलते हैं, छोटे दो बाल्टी लेंगे, एक बाल्टी ऊपर रखेंगे, एक नीचे रखेंगे, यहाँ से पानी एक बार स्टार्ट कर दिया तो अपने आप पानी नीचे चलता चला जाएगा। इसको बोलते हैं साइफन। इन्वर्टेड साइफन क्या होता है? अगर आप उल्टा साइफन लगा दो, ठीक है, ये भी यही काम करेगा। तो यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफन बेसिकली सक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे इसे ऑन करना है तो पहले थोड़ा सा पानी चूस कर बाहर निकालेंगे, फिर इसको, तो ये साइफन होता है बेसिकली। सीवर टू बी लेड बिलो हैवी ट्रैफिक, कहीं पे हैवी ट्रैफिक है उसके नीचे सीवर पाइप डालना है, तो वहां पर इस्तेमाल होता है। हाईवे और रेलवे, फॉर सीवेज विच आर 100% लीक, 100% लीक प्रूफ होते हैं। स्टील में से ना थोड़ी लीक करेगा पानी, सो एज टू अवॉइड पॉसिबल कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर सप्लाई। जो ग्राउंड वाटर सप्लाई है उसको, कंटेमिनेशन को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कास्ट आयरन पाइप आर थ्रू स्ट्रक्चरली, हालांकि ये स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, कैन नॉट विथस्टैंड द कोरोसिव एक्शन ऑफ गैसेस एंड एसिड, लेकिन ये भी हाइड्रोजन सल्फाइड जो सल्फ्यूरिक एसिड है, भाई सल्फ्यूरिक एसिड तो लोहे को गलाएगा ही गलाएगा। एंड है जनरली लाइन फ्रॉम इनसाइड विद सीमेंट कंक्रीट और पेंटेड विद कोल तार। तो आप अंदर से क्या करेंगे, अंदर से सीमेंट कंक्रीट का पेस्ट लगाओ, कोल तार लगाओ, या भाई और भी अच्छा करना है तो वो ग्लेजिंग कर दो। ऑल्दो द सीवर पाइप आर नॉट सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, जो सीवर पाइप है उनमें हाई प्रेशर नहीं होता, बट स्टिल दे आर मेड एज हेवियर और इवन हेवियर देन द वाटर पाइप सो एज टू रेज द कोरोसिव एक्शन ऑफ सीवेज। ये कह रहा है कि हालांकि प्रेशर तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप फिर भी उनको भारी बनाते हो ताकि जो सीवेज है उसके कोरोसिव एक्शन से वो बचे रहे। फिर नेक्स्ट आता है लेड। लेड के जो सीवर पाइप आप बनाए जाते हैं, देखो एक चीज हमने पढ़ी थी, जो लेड लेड पाइप होता है, ठीक है, वो क्वाइट रेजिस्टेंट टू होता है। लेकिन हम इसका पानी, वाटर सप्लाई के पाइप में इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि लेड होता है जहरीला, पॉइजनस होता है ये, तो इसलिए आप इसको एज अ वाटर सप्लाई में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये चीज हमने तब पढ़ी थी जब हम वाटर सप्लाई के पाइप्स पढ़ रहे थे। द लेड पाइप्स आर स्मूथ, स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इजीली बेंड टू टेक आउट शेप, और ये शेप आसानी से ले सकते हैं जो भी चाहे। तो नॉट अफेक्टेड बाय एसिड और अल्कलाइन सीवेज डिस्चार्ज, ना तो इस पे एसिड का फर्क पड़ता, ना ही इस पे क्षारीय सीवेज। जो फ्रेश सीवेज होता है वो अल्कलाइन होता है और समय के बाद, कुछ समय के बाद वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है एंड कैन रेजिस्ट सल्फाइड कोरोजन, लेकिन बहुत महंगे होते हैं। लेड पाइप्स आर अकेजनली यूज्ड इन स्मॉलर साइजेस, 3 से 4 सेंटीमीटर के पाइप डायमीटर के होते हैं, एंड इन स्मॉलर लेंथ इन टॉयलेट, टॉयलेट में इस्तेमाल होते हैं। दे मे बी यूज्ड एज अ डाउन टेक पाइप ऑफ फ्लशिंग सिस्टम, जो फ्लशिंग सिस्टम है उसमें से जो पानी नीचे की तरफ जाता है वो, और एज वेस्ट पाइप फ्रॉम फ्रॉम स्टोर यूरिनल एंड वॉश बेसिन गीजर, मतलब के जो छोटे छोटे पाइप है वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक सीवर क्या है? नॉन प्रेशर सीवर पाइप, क्योंकि जो प्लास्टिक सीवर है वो आपका नॉन प्रेशर पाइप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, ठीक है। अब ये क्या कहता है, कंपैरेटिवली रीसेंट ओरिजिन के होते हैं एंड इज स्टिल, मतलब कि अभी अभी इनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। सर्टेन कंट्री नीदर स्कैंडिनेविया फ्रांस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग प्लास्टिक पाइप फॉर सीवर 250 mm डायामीटर और उसके ऊपर के लिए। यूएसए, इन जर्मनी इतना इतना, ठीक है भाई। देखो ये कह रहा है कि अभी ये नए पाइप हैं और रिसेंट ओरिजिन में इनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, तो छोड़ो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेड पाइप में जो मैंने बताया वो आप लिख लेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे दोबारा लिख लेना कि पानी वाटर सप्लाई में इसका इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाटर स्टोरेज फॉर बिल्डिंग। इन अ बिल्डिंग प्रोविजन, अब ये कि भाई किसी बिल्डिंग के लिए वाटर स्टोरेज के क्या क्या प्रोविजन रखते हैं। कोई बिल्डिंग अगर आप बनाते हो तो वाटर स्टोरेज का प्रोविजन होना चाहिए टू रिड्यूस द मैक्सिमम रेट ऑफ डिमांड ऑन द मेन, ठीक। तो मतलब कि अगर आपने, भाई हमारे पास जैसे घर में पानी की टंकी लगी है, अब क्या हो गया, दूसरा केस है, एक घर में पानी की टंकी नहीं लगी है, तो सुबह का टाइम होगा तो बेसिकली
किसी ने अगर पानी पहले से स्टोर करके रखा है, इन केस अगर सुबह पानी नहीं आता तो इससे वो इस्तेमाल कर सकता है। और एक घर ऐसा है जिसमें पानी की टंकी नहीं है, तो वो किस पे रिलाई करेगा? मेन सप्लाई पे रिलाई करेगा, और वो लोड सीधे मेन सप्लाई पर डालेगा पानी का। तो ये कहता है कि भाई अगर आपके पास स्टोरेज है तो रिड्यूस द मैक्सिमम रेट ऑफ डिमांड ऑन द मेन, तो मेन पर मैक्सिमम डिमांड नहीं लगेगा। टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ इंटरमिटेंट सप्लाई, वाटर स्टोरेज टैंक में बी प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। जो वाटर स्टोरेज टैंक है छत पे लगाए जाते हैं। यार मुझे तो ये कुछ खास टॉपिक लग नहीं रहा है। वाटर टू द टैंक प्लेस्ड और सप्लाइज थ्रू पंप, पानी इसमें पंप के थ्रू अप्लाई किया जाता है। ओवरहेड टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ आयरन, ये लोहे के बनाए जा सकते हैं, रॉट आयरन के, माइल्ड स्टील प्लेट, वाटर टाइट होने चाहिए। अंडरग्राउंड टैंक आर मेड ऑफ आरसीसी, ये बड़े टैंक्स की बात कर रहा है, और ये जो पुराने जमाने में जो इस्तेमाल होते थे उनकी बात कर रहा है। लेकिन आजकल तो हम प्लास्टिक के पाइप जैसे जो सिंटैक्स वगैरह उसके आते हैं। कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज टैंक, कैपेसिटी क्या क्या है, किस पे डिपेंड करता है? ताकि भाई आपके पास हाई प्रेशर पर सफिशिएंट अमाउंट का पानी मिल सके। फिल्ड ऑफ ओवरहेड टैंक, रेट एंड रेगुलेटरी, कितना आपको पानी चाहिए। ये तो देखो सारे कॉमन सेंस की बातें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास चीज है। इफ द वाटर सप्लाई इज इंटरमिटेंट एंड द आवर्स ऑफ द सप्लाईज आर इरेगुलर, इट इज डिजायरेबल टू प्रोवाइड मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी इक्वल टू हाफ अ डेज ऑफ सप्लाई ऑफ ओवरहेड टैंक। छोड़ो इसे, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये देख लेते हैं, डिजाइन ऑफ बैलेंसिंग रिजर्वायर, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, सर्विस रिजर्वायर। ये चीज है, ये चीज मैंने देखी है, ये सी के क्वेश्चन में पूछी हुई। बैलेंसिंग रिजर्वायर क्या चीज होती है? द मेन एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर इज टू मीट द फ्लक्चुएटिंग डिमांड विद अ कांस्टेंट रेट ऑफ सप्लाई। जो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर मतलब जहां से आप पूरी पानी की सप्लाई कर रहे हो, उसका मेन फंक्शन है कि जो फ्लक्चुएटिंग डिमांड है, कि सुबह के टाइम पानी की ज्यादा डिमांड है, दोपहर के टाइम पानी की कम डिमांड है, तो उस फ्लक्चुएशन को वो कंट्रोल कर सके। ठीक। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन द रिजर्वायर फॉर इक्वलाइजिंग और बैलेंसिंग दिस वेरिएबल डिमांड अगेंस्ट द कांस्टेंट सप्लाई इज नोन एज बैलेंसिंग रिजर्वायर और बैलेंसिंग स्टोरेज, और स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ बैलेंसिंग रिजर्वायर। देखो अब क्या है, जैसे बैलेंसिंग रिजर्वायर बेसिकली क्या है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन द रिजर्वायर फॉर इक्वलाइजिंग बैलेंसिंग। अब देखिए बेसिकली दो रिजर्वायर हैं आपके पास, एक पानी का रिजर्वायर ये है, ठीक है, ये आपका मेन रिजर्वायर है, ठीक है। इसमें से डिस्चार्ज निकल रहा है लाइक से 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। अब क्या होता है, जैसे सुबह के टाइम आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आप एक दूसरा रिजर्वायर इससे कनेक्ट करते हैं जो कि 10 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी देना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो इसी को ही कहा जाएगा बैलेंसिंग रिजर्वायर, ठीक है बेटा। तो तब आपका 20 मीटर क्यूब पर सेकंड चला जाएगा पानी। अब लेट से दोपहर का टाइम है या रात के 12 बज रहे हैं, ठीक। आपको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हो गया जीरो, ठीक। तो ये जो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है, अब इस रिजर्वायर में जाना शुरू कर देगा, ठीक, ताकि ये फिर से फिलअप हो जाए। तो बस बैलेंसिंग रिजर्वायर का मतलब ये है, जब डिमांड ज्यादा हो तो अपने में से पानी निकाल के एडिशनल पानी दे दे, और जब डिमांड खत्म हो जाए तो इसमें ही वापस आपका पानी ऐड होता चला जाए। बस यही चीज है और कुछ नहीं है, ठीक। तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर इन द रिजर्वायर, रिजर्वायर में कितना पानी स्टोर हो फॉर इक्वलाइजिंग और बैलेंसिंग दिस वेरिएबल डिमांड, जो आपकी वेरिएबल डिमांड है उसको इक्वलाइज करने के लिए, ठीक, ताकि कांस्टेंट सप्लाई आपकी मेंटेन हो सके, उसी को बैलेंसिंग रिजर्वायर और बैलेंसिंग स्टोरेज कहा जाता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ बैलेंसिंग रिजर्वायर इज वर्कड आउट। स्टोरेज कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, आउटफ्लो मास कर्व, बाय एनालिटिक टेबुलर सॉल्यूशन। ये सारी चीजें देखो, ये तो मैंने एक बहुत ही सिंपल उदाहरण दे दिया कि आपके पास वाटर टैंक है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास रिजर्वायर होते हैं बेसिकली, जैसे तालाब हो गया, वो रिजर्वायर होता है, तो उसके लिए हम हाइड्रोग्राफ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जो हाइड्रोलॉजी है उससे हम, जब हम हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। ये इसने दिया हुआ है मास्कर मेथड। ये क्या दिया हुआ है? ए मास कर्व डायग्राम इज ए प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड सप्लाई, और देखो ये बेसिकली इसने जो कर्व दिया हुआ है,
मास कर्व डायग्राम ये किसके बीच में प्लॉट होता है? डिमांड वर्सेस टाइम, क्यूमुलेटिव डिमांड और सप्लाई इन 10 की पावर टाइम लीटर। मतलब कि बेसिकली ये कह रहा है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिमांड, मैक्सिमम डिमांड कर्व, और ये टाइम इन आवर्स, ठीक, ये सप्लाई कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व है। जो आप पानी की सप्लाई कर रहे हो वो है ये, ठीक। देखो, जो सप्लाई होती है बेसिकली, जैसे आपका जो वाटर टैंक है वो एक कांस्टेंट सप्लाई देगा, लाइक 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। बेटा कल ही देखते हैं इसको, ठीक है, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा इसे, ठीक है अजय। चलो, कल हम ये देखेंगे, एक हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ हार्डी क्रॉस मेथड पे। फिर हम इसके कल जो क्वेश्चंस हैं ईएससी और एसएससी के, वो क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है बेटा। ओके।